नमस्कार। नालंदा टॉकीज़ में आपका स्वागत है। नालंदा टॉकीज़ में आज हमारे मेहमान हैं अजरबैजान में भारत के राजदूत अभय कुमार जी, जो एक महत्वपूर्ण लेखक हैं, कवि हैं, साहित्यकार हैं और बहुत सारे क्षेत्र में उनकी व्याप्ति है। नमस्कार अभय जी। नमस्कार दिलीप जी, बहुत खुशी हुई मुझे आपके साथ आज नालंदा टॉकीज़ पे बातचीत अभय करने जी, का मौका मिला। आपकी जो पुस्तक है और मैंने उसको पढ़ा, जी नालंदा विश्व चेतना का उद्गम स्थल, जी और वहीं से मेरी एक तरह से क्वेरी हुई कि अभय जी से बात करनी चाहिए नालंदा टॉकीज़ में। और नालंदा आप जानते हैं कि अभी हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गए थे 2024 में, तो उन्होंने एक वाक्य कहा और मुझे लगता है कि वो इस बातचीत का प्रस्थान बिंदु हो सकता है। और मैं उनको जो उनका कहे का भाव है वो रख रहा हूँ, शायद एकदम मूल शब्द इस रूप में ना भी हों। उन्होंने कहा, नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है, एक मूल्य है, एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है। आग की लपटों में पुस्तकें बेशक जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं जला सकती। अभय जी, जी नालंदा आपके लिए क्या है? नालंदा को आप क्या मानते हैं? किस तरह से नालंदा को देखा जाए? मेरे हिसाब से नालंदा जो है पूरे मानव जाति का एक बहुमूल्य धरोहर है, क्योंकि नालंदा ज्ञान का प्रतीक है। नालंदा का मतलब ही होता है ना अलमदा, टू गिव, मतलब कि बिना किसी हिचक के, बिना किसी रोक के देना, निरंतर देते रहना। और ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो आप जितना भी बांट लें वो घटता नहीं है। तो मैं नालंदा से ही हूँ, मैं वहीं पला बढ़ा हूँ। और ये जो मेरे लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, पूरे मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण जगह है। जब मैंने इस किताब पे जो रिसर्च शुरू किया था, तो मुझे लगा कि नालंदा क्या आधुनिक रूप से विश्वविद्यालय होगा या रहा होगा। लेकिन जब मैंने अंत की, मतलब जब किताब ख़त्म होने लगा, तो सारे रिसर्च जो है, सारे फैक्चुअल पोजीशन यही दिखाते हैं कि विश्वविद्यालय का जो कॉन्सेप्ट है वही उसका जन्म ही नालंदा में होता है। अच्छा, लेकिन हम लोग अभी तक जो पढ़ रहे थे, कई जी जगह ये था कि पहला विश्वविद्यालय इटली में बना। कुछ लोग इसके अलावा जो मदरसा है उसको मानते हैं कि वो ज्ञान का एक केंद्र है। तो आप जिस तरह से इस पूरे मामले को देख रहे हैं, जिस तरह से एक नॉलेज डिसिमिनेट करना, फिर जो स्कॉलर्स हैं उनका गिल्ड हो जो फिर दूसरों को स्कॉलर्स के रूप में स्थापित करने की जिसकी क्षमता हो, आप कह रहे हैं कि नालंदा में ये सब कुछ पहले हुआ, से था। पहले नालंदा से ही उत्पन्न हुआ और पूरे दुनिया में फैला। तो आप अगर देखेंगे कि किस तरह से जितने भी मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़ हैं, मतलब आधुनिक विश्वविद्यालय हैं, चाहे ऑक्सफोर्ड हो या इटली में जो बोलोनिया है, बोलोनिया, यस। या जिसको सबसे पुराना, मतलब वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जिसको सबसे पुराना विश्वविद्यालय माना जाता है, उससे भी जो पुराना विश्वविद्यालय माना जाता है कि मोरक्को में है, जो 8वीं शताब्दी से है। लेकिन नालंदा जो है उनसे कई 100 साल पहले से जो है एक आधुनिक विश्वविद्यालय के रूप में उभरा। और क्या था नालंदा में स्पेशल, जिसने विश्वविद्यालय के कॉन्सेप्ट को ही जन्म दिया, वो ये था कि नालंदा जो था वहाँ, जैसे चाइनीज़ यात्री जो थे, चीनी यात्री स्वयंसांग लिखते हैं कि वहाँ पर वो 7वीं शताब्दी में भारत आए चीन से, और वो लिखते हैं कि नालंदा में 10,000 छात्र पढ़ते थे उनके समय में। आंखों देखा उनका लिखा हुआ ये है उनके किताब में। और ये जो छात्र थे वो सिर्फ भारत से नहीं थे, वो पूरी विश्व, जो उस समय की जो दुनिया जो भी दुनिया थी, वो सभी जो जहाँ लोग रहते थे वहाँ से थे। उसमें से वो जिक्र करते हैं कि सुमात्रा से थे, कोरिया से थे, श्रीलंका से थे, बैक्टीरिया जो उस समय मध्य एशिया है वहाँ से थे। तो आप चीन से तो थे ही। और तो एक तरह से नालंदा जो है पूरे विश्व के लिए एक मेल्टिंग पॉट बन गया, मतलब कि जहाँ सभी लोग समागम उनका हुआ। तो जो यूनिवर्सिटी, जिसको हम यूनिवर्सिटी कहते हैं, विश्वविद्यालय कहते हैं, तो यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सल जो है यहाँ पे पहली बार कि सभी लोग
टीचर्स भी सभी जगह से हैं, कोई सिर्फ मगध से वहाँ टीचर्स नहीं थे। जी। तो दूसरा चीज़ कि जो भी हम आर्किटेक्चरल प्लान है, चाहे वो ऑक्सफर्ड का हो या कैम्ब्रिज का हो आज आर्किटेक्चरल प्लान, या जितने भी मदरसा हैं सेंट्रल एशिया में, मैं उज्बेकिस्तान भी गया था कुछ समय पहले और उलुग बेग का मदरसा मैंने देखा वहाँ, तो सभी मदरसों की और जो विश्वविद्यालय हैं सबका जो आर्किटेक्चरल प्लान है उसका जो मैच्योर मतलब जिस परिपक्वता जो आती है, जिसको हम स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं, वो नालंदा में होता है। उसको हम कोर्टयार्ड प्लान कहते हैं। तो एक जो है एक कोर्टयार्ड होता है, मतलब आंगन होता है, और आंगन के चारों तरफ जो है वो रहने के लिए जो स्टूडेंट्स हैं या बौद्ध भिक्षु हैं उनके रहने के लिए जगह होती है। और यही प्लान जो है आप जो क्वाड्स और कोर्ट्स हैं कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के, उसमें भी आपको मिलेंगे, क्योंकि विश्वविद्यालय की ये जो संरचना है वो ईस्ट टू वेस्ट ट्रैवल करती है। और वो मेरा मतलब कि वो कई स्कॉलर्स ने इस पे लिखा है, तो ये मैं पहला स्कॉलर नहीं हूँ, मैंने सिर्फ जो है डॉट्स को जोड़ा है। और तो तीसरा चीज़ की जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, किस तरह से यूनिवर्सिटीज़ गवर्न किए जाएंगे, वो भी जो है मॉडल जो है वो ईस्ट से वेस्ट जाती है, वो नालंदा से पूरी दुनिया में फैलती है। तो ये जो है हमें बहुत गर्व होना चाहिए इस बात का। ये बात हमें बताई नहीं गई पहले, क्योंकि ये बात हमें जो है कॉलोनाइजेशन के बाद, मतलब जो उपनिवेशीकरण हुआ भारत का, तो उसके बाद जो हमारा जो सिविलाइजेशनल कॉन्फिडेंस था वही खत्म हो गया। और आज जब हम रिसर्च कर रहे हैं की जगह एक तरह से हिन्नता बोध आया कि हमारे पास तो कुछ नहीं था। हाँ, हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं सारी वेस्ट की दी हुई हैं, चाहे वो प्रजातंत्र हो, चाहे वो विश्वविद्यालय हो, चाहे वो रेल हो, है ना। तो लेकिन ऐसा है नहीं। बल्कि इसी बिंदु पर मैं पूछना चाहूँगा अभय जी कि मेटाफिजिक्स हो या एपिस्टेमोलॉजी हो या नॉलेज क्रिएशन हो, इसमें नालंदा अच्छा खासा फलता फूलता रहा है। जो यात्रियों का आपने विवरण भी दिया उसके हिसाब से 7वीं सदी और 8वीं सदी की शुरुआत तक तो ठीक ठाक अच्छे हेल्थ में था। तो नालंदा ने विश्व को क्या दिया, ये मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या था हमारा? तो अगर आप देखेंगे तो किताब का जो नाम है वही है नालंदा हाउ इट चेंज द वर्ल्ड, मतलब अंग्रेजी में। और मैंने इसका फोकस जो है इसलिए इस पे रखा क्योंकि हमें ही नहीं पता है कि नालंदा का महत्व क्या है। तो अगर आप दुनिया में सबसे जो है यूनिवर्सल लैंग्वेज जो आज यूज होता है वो है लैंग्वेज, नंबर्स का लैंग्वेज, जो भारतीय जो अंक हैं, मतलब नंबर्स हैं, उसका लैंग्वेज। और जीरो की उत्पत्ति ही नालंदा में होती है। तो आप देखें आर्यभट्ट जो भारतीय गणित के पिता माने जाते हैं या पितामह माने जाते हैं, उन्होंने पहली बार जो है ये पोजिशनल नोटेशन का प्रयोग किया, जिसके उनके जो कार्य हैं, उनकी जो काम है, और वो नालंदा के शिक्षक माने जाते हैं। उनका जन्म जो है वो स्थल कुसुमपुर बताया जाता है, जो पाटलिपुत्र का दूसरा नाम है। और आर्यभट्ट के ही काम को जो है ब्रह्मगुप्त ने जो है उसको सुधारा, उन्होंने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत लिखा। और वही ब्रह्मस्फुट सिद्धांत का अनुवाद जो है बेत अल हिकमा, द हाउस ऑफ विजडम, बगदाद में हुआ, जहां से अलजबरा आता है, जहां से जो है जो ट्रांसलेट करते हैं, अल-ख्वारिज़मी करते हैं तो वो अलगोरिदम बन जाता है। और जो हमारे जो नंबर्स हैं 0 to जो 9 है नंबर्स जो हैं, वो फिर वहाँ से मतलब बगदाद से जो है वो पहुँचते हैं नॉर्थ अफ्रीका। हाँ, वो जाता है अल्जीरिया से फिबियोनाची एक पर्सन है, वो उसको वेनिस ले जाते हैं। और इस तरह से यूरोप में 12वीं शताब्दी तक वो हमारे जो नालंदा की जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वो जीरो है। उसके बगैर ना गणित है, ना उसके बगैर अकाउंटिंग है, ना उसके बगैर कंप्यूटर है, ना कुछ नहीं। उसके आज जितना जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इट्स ऑल बेस्ड ऑन जीरो। बाइनरी सिस्टम नहीं है, कुछ भी नहीं है और जीरो के बगैर। और जीरो का जो इजाद है जो वो नालंदा में ही क्यों होता है? क्योंकि शून्यता की फिलॉसफी वो पढ़ाई जाती है, शून्यवाद है। तो वहाँ जो मैथमेटिक्स जो है, वहाँ शून्य मतलब कि जो शून्य की जो मैथमेटिक्स है, गणित है, वो कहीं ना कहीं जो है शून्यता जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी है, शून्यता नागार्जुन की जो फिलॉसफी है उससे प्रभावित है। और नागार्जुन जो है नालंदा के फिलोसॉफिकल फाउंडर माने जाते हैं, क्योंकि नागार्जुन के समय से ही, मतलब नागार्जुन जो है 1st सेंचुरी एडी के आसपास से 2nd सेंचुरी एडी में माने जाते हैं कि जीवित थे। और नालंदा में ही उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। और वो जो बुद्धिस्ट
प्रज्ञा पारमिता सूत्रास हैं वो उसके भी जनक माने जाते हैं। दुनिया का, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँ कि दुनिया का पहला प्रिंटेड बुक कौन सा है? तो सभी लोग कहते हैं कि बाइबल है, बाइबल, लेकिन ये गलत उत्तर है। दुनिया का जो सबसे पहला जो किताब, जो छपा हुआ किताब है, प्रिंटेड किताब है, उसका नाम है डायमंड सूत्रा। और डायमंड सूत्रा जो है एक हिस्सा है प्रज्ञा पारमिता सूत्रा का। इसका पाली में नाम, उसका जो है ना, उसका जो मुख्य नाम है वो वज्र विच्छेदिका है। प्रज्ञा पारमिता सूत्रा, प्रज्ञा पारमिता वज्र विच्छेदिका। तो वज्र जो है मतलब कि जो वज्र को काट दे, है ना, तो इसलिए उसको डायमंड सूत्रा माना था। और उसको 8वीं शताब्दी में ही जो है चीन में उसको प्रिंट किया गया था। लेकिन वो जो किताब जहां से जो बुक कल्चर शुरू होती है वो नालंदा है। अच्छा, जी। आप अगर ये दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है वो विश्वविद्यालय जो है, मतलब कि जो आज आप कहीं भी पढ़ें, लेकिन वो विश्वविद्यालय का जो कॉन्सेप्ट है वो नालंदा से पूरे दुनिया में फैलता है। आज पूरा विश्व योग करता है ना, लेकिन कौन सा योग करता है? वो हठ योग करता है। और हठ योग की जो सबसे पुरानी जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो नालंदा के सिद्धों के द्वारा लिखी गई है। राइट। तो इसमें जैसे जो ज्ञान मीमांसा की पद्धति है, जी जी, वाद संवाद प्रत्युत्तर, और ये जो एक पूरी वो जो मेथड है, इस मेथड के बगैर ज्ञान का कहीं विस्तार हो नहीं सकता था। और तो ये इस ज्ञान पद्धति से बाकी और चीजें भी बहुत सारी और निकली होंगी। बिल्कुल, खगोल विज्ञान होगा, जिसको हम साइंटिफिक टेम्पर कहते हैं, या जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन कहते हैं, उसकी शुरुआत ही जो है रिकर्सिव आर्ग्यूमेंट मेथड से होती है। और रिकर्सिव आर्ग्यूमेंट मेथड जो है, जिसको स्कॉलिस्टिक मेथड भी कहते हैं, वो नालंदा का रीढ़ है, बैकबोन है। और वो जो है नालंदा की एक महत्वपूर्ण देन है। मतलब उसकी कह सकते हैं कि नालंदा में उसको पुनरावृत्त तर्क पद्धति जिसको कहते हैं, पूर्णावृत्त तर्क पद्धति, कि आप प्रश्न के बाद प्रश्न, और अब जब तक आपको उत्तर नहीं मिला, मतलब उसको छोटे छोटे भागों में बांट देना। और वहां नालंदा का यही प्रक्रिया थी कि जो है वाद विवाद से ही वहां सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन होता है, शास्त्रार्थ होता था वहां पे। नालंदा की एक बहुत खूबी रही है। और स्वान लिखते हैं, स्वान 7वीं शताब्दी में भारत आते हैं, और वो लिखते हैं, और जो इस किताब में है रेफरेंस है, कि 700 सालों में, स्वान खुद कह रहे हैं कि नालंदा के 700 सालों में, मतलब कि नालंदा जो है 5वीं शताब्दी से नहीं है विश्वविद्यालय, नालंदा जो है पहली शताब्दी से ही विश्वविद्यालय की तरह चल रहा है। और वो कहते हैं कि पिछले 700 सालों में नालंदा में एक भी इंसिडेंस नहीं हुआ है कि जिसमें जो कॉन्फ्लिक्ट हो, मतलब कि जो मतभेद हो, उसको वायलेंस से, मतलब कि हिंसा से उसको सॉल्व किया जाए। सारे जो हैं, सारे जो वाद विवाद हैं, सारे जो चीज़ें हैं, वो सारे जो मतलब कि दिक्कतें आती हैं, उसको वाद विवाद से ही वहाँ पे सॉल्व किया जाता था। इसलिए नालंदा में एक ट्रेडिशन रहा है कि किसी से भी, और वो नालंदा के विश्वविद्यालय से बनने से पूर्व का ही जो है एक धरोहर चलता रहा है वाद विवाद का। क्योंकि आप अगर देखेंगे नालंदा के जो जनक हैं, जिनके स्तूप के चारों तरफ नालंदा बना हुआ है, जो आप यहाँ सारीपुत्र, तो सारीपुत्र जो है उस परिवार से आते हैं, जो कि जिसने वाद विवाद के जो विजेता होते थे मगध में, उस परिवार से वो आते हैं। और सारीपुत्र जो है वो बुद्ध के प्रथम शिष्य हुए, और मेल डिसाइपल कह सकते हैं। और सारीपुत्र के ही स्तूप के चारों तरफ जो है नालंदा का विकास हुआ है। तो नालंदा की जो ये धरोहर है वाद विवाद की और हिंसा, चाहे जैसे नालंदा में हर समय कोई भी, नालंदा का द्वार हमेशा खुला होता था, कोई भी शास्त्रार्थ के लिए आ सकता है, जिसका भी मत नहीं मिल रहा हो, चाहे वो वैदिक फिलोसोफर्स हों, चाहे वो मतलब कि निगंथ, मतलब जिसको जैन कहते हैं, जैन फिलोसोफर्स हों, या किसी भी अन्य आजीवक और सारी परंपराएं एक साथ, 20-25 परंपराएं मुझे लगता है होंगी वहां पर। बिल्कुल, तो सभी जो है नालंदा आ सकते थे और वहां पे वाद विवाद कर सकते थे। और बुद्धिज्म के अंदर, बुद्धिज्म कोई मोनोलिथ नहीं था, उसमें 18 सेक्ट्स थे, और 18 सेक्ट्स सबकी पढ़ाई नालंदा में होती थी। किसी एक को उसमें जो है वेदास भी पढ़ाए जाते थे। इसमें जो एक मुझे लगता है जानने लायक चीज़ है, जिसको कि हम अपने निजी जीवन में, राष्ट्र के जीवन में भी जिसका इस्तेमाल हो सकता है, ऐसा क्या था नालंदा में कि उन्होंने दुनिया भर के स्कॉलर्स को
आमंत्रित किया और उनका स्वागत किया और फिर उनसे भी सीखा और उनको भी कुछ दिया, तो टू वे ट्रैफिक हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या चीज़ थी जो नालंदा को नालंदा बना रही थी? क्या क्या था जिसको देखकर सारी जगह के लोग आ रहे थे? ये इसकी विशिष्टता क्या थी वहाँ पर? तो नालंदा का खूबी था कि नालंदा जो है पहली बार एक ऐसा संस्था बना जिसका निर्माण ही जो है ज्ञान के सीमाओं को पार करने के लिए किया गया था। तो इसलिए उसका जो कोर्टयार्ड प्लान बनाया गया वो पहली बार था कि जहाँ की रेजिडेंशियल आर्किटेक्चरल था, कि जिसमें जो है सभी लोग एक साथ रह सकें, कोई बाहर नहीं जाता था। एक बार आप नालंदा आ गए तो आप जो है आपको आपकी सारी जरूरतें अंदर ही पूरी हो जा रही है। पूरी हो जाती थी। दूसरा कि नालंदा जो है कि जो लाइब्रेरी थी, जो धर्मागंज था, उसकी 3 बिल्डिंग्स थी, जिसको हम लोग रत्न सागर, रत्न दधी और रत्न रंजक के नाम से जाना जाता था। और एक जो उसमें था, जो रत्न सागर था, वो 9 मंजिला ऊंचा था। और स्वान जब शांगान से, जो उस समय चीन की राजधानी थी, वो इसलिए नालंदा आए थे क्योंकि उनको सिर्फ एक सूत्र की ऑथेंटिक कॉपी चाहिए थी, और उस सूत्र का नाम था योगाचारा भूमि सूत्र। और तो नालंदा के पास जो है मतलब कि किताबों की भंडार थी, उसमें हर आपको कोई भी जो चीज़ है वो आपको मिल सकती थी। नालंदा का बहुत नाम था, है ना। वो देखिए उस जमाने में जब कोई इंटरनेट ना था, ना फोन था, वहाँ शांगान में, मतलब कितनी दूर है नालंदा से शांगान, वहाँ लोगों को पता था कि नालंदा ही एक रत्न है जो कि जहाँ सब कुछ मिल सकता है। बल्कि इत्सिन तो समुद्री मार्ग से आते हैं, मतलब वो स्वान के बाद 40 साल बाद। जी जी। तो वो मतलब इंडोनेशिया के आसपास से होते हुए यात्रा करते हुए में संस्कृत सीखते हैं वो, क्योंकि नालंदा की जो पढ़ाई होती थी वो संस्कृत में होती थी। वो इसलिए होती थी क्योंकि संस्कृत सबको जोड़ता था, क्योंकि नागार्जुन जो साउथ इंडिया से थे, वो मगध से नहीं थे, तो वो पाली नहीं यूज करके संस्कृत, कॉमन लैंग्वेज संस्कृत होने और उनके जो मुख्य शिष्य थे वो श्रीलंका से थे। एक चीज जो अब मुझे लगता है कि ज्यादा महत्वपूर्ण है और जिस पर बात होनी चाहिए और शायद थोड़ी कम बातचीत हुई है, कि नालंदा का गौरवशाली अतीत जो है ये लगभग अब स्वयं सिद्ध है कि उस समय भारत जो एक पिनाकल, एक चोटी पर था नॉलेज के, एक सारे नॉलेज के क्षेत्र में, उस चिकित्सा शास्त्र हो, खगोल विज्ञान हो, या ज्ञान मीमांसा का क्षेत्र हो, मेटाफिजिक्स हो, या गणित हो, या तमाम क्षेत्रों में उस समय हमारी स्थिति दुनिया में श्रेष्ठ थी और दुनिया हमसे सीखने के लिए आ रही थी। वहां से फिर हमारा एक पतन होता है और उसके बाद हम एक दूसरी जर्नी पे चल रहे हैं कि फिर से हम विकास की तरफ जा रहे हैं। और फिर से नालंदा में एक यूनिवर्सिटी जो बनाई गई है, वैश्विक यूनिवर्सिटी, जिसमें कि दुनिया भर के छात्र फिर से आए, इसकी परिकल्पना है, आ भी रहे हैं। तो नालंदा हमें अतीत का गौरव तो देता है, क्या ये हमें भविष्य का कोई मार्ग भी दे रहा है? बिल्कुल। देखिए, नालंदा को पुनर्जीवित किया गया है, और ये पहला अटेम्प्ट नहीं है। ये 1951 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नव नालंदा महाविहार बनाया था, और वो नव नालंदा विहार ये संस्कृति मंत्रालय के अंदर अभी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, मैं गया था वहां पर जी। और दुनिया में एक नालंदा नहीं है, दुनिया में कम से कम 20 नालंदा की वो का तो मैंने देखा कि वो ब्राजील से लेकर न्यूयॉर्क में जो है कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अटैच्ड, और ब्रसल्स में, और टुलूस में, और थाईलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, बहुत जगह नालंदा की जो परिकल्पना है, नालंदा लोगों को प्रेरित करता है। लेकिन जो अभी जो हाल, मतलब कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो उद्घाटन किया पिछली बार, वो नालंदा स्पेशल है, क्योंकि उसका नाम जो है मतलब कि सिर्फ नाम ही नहीं है, बल्कि जो आर्किटेक्चरल प्लान है उसके जो कोर्सेज हैं, उसका जो विजन है। जैसे आज नालंदा यूनिवर्सिटी में, नए नालंदा यूनिवर्सिटी में करीब 21 देशों से जो है छात्र पढ़ रहे हैं, और वहाँ पे आए दिन कोई ना कोई डिग्निटरी आते रहते हैं, चाहे वो अन्य देश के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, वहाँ आते रहते हैं। और वहाँ का जो वातावरण है वो बहुत ही जो है वो आपको पुराने नालंदा की याद दिलाता है। लेकिन चूंकि नालंदा जो है एक दिन में नहीं बना था, और जो मतलब कि इट टेक्स ईयर्स, मतलब कि डेकेड्स और शताब्दियां लग जाती हैं अच्छे इंस्टीट्यूशंस बनाने में। तो शुरुआत अच्छी है, और मुझे लगता है कि जो नया नालंदा है वो
मतलब कि वो सिर्फ बातों से नहीं बल्कि अपने काम से जो है लोगों को प्रेरित कर रहा है। Right. ये जो भारत का वो पहला नेट जीरो कैंपस है, Right. मतलब कि वहाँ कोई भी कार्बन फुटप्रिंट जनरेट नहीं होता, चाहे वो वेस्ट मैनेजमेंट में हो चाहे एनर्जी यूज़ में हो, सारी रिन्यूएबल एनर्जी है वहाँ पे सोर्सेज। दूसरा है कि वहाँ पे जो स्कोप है, इंटरडिसिप्लिनरी जो है स्कोप है। आप वर्ल्ड लिटरेचर पढ़ सकते हैं, आप बुद्धिज़्म पढ़ सकते हैं, आप हिंदुइज्म पढ़ सकते हैं, आप मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं। तो वो एक तरह से कोशिश है, और मुझे लगता है कि लाइब्रेरी भी जो उनकी है वो काफ़ी एक स्तूपा की तरह नई लाइब्रेरी बनने, उद्घाटन शायद हो एक इस साल या अगले साल, बट वो भी है। और मैं तो कहूँगा कि एक उनका प्रयास होना चाहिए एक डिजिटल नालंदा बनाने के लिए, जो डिजिटल धर्मागंज था, ताकि पूरे दुनिया के जो अच्छे अच्छे रिसोर्सेज हैं उसको जो है हम नालंदा के ज़रिए वो फैला सकें। जो नालंदा की जो विश्व की जो मैंने जो इस किताब का जो अंत है मैंने वो उसी से किया है कि विश्व की सबसे जो बड़ी 3 समस्याएं क्या हैं, वो है क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन। जो कि मतलब कि हमारे एक बार अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गया तो उसको रिटर्न करना, मतलब कि वापस लाना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। बल्कि एक लाइन मैं आपका पढ़ना चाहूँगा और मुझे बहुत अच्छी लाइन लगी। नालंदा का पुनरुत्थान एक नई चेतना और वैश्विक एकता का निर्माण करे और बहुत सारे वेनसांग फिर से नालंदा आए, ये आप शुभकामना व्यक्त कर रहे हैं। तो ये लगभग एक तरह से वो विजन है कि नालंदा को हम आगे किस रूप में देखें और हम नालंदा को यहाँ से कहाँ ले जाना चाहते हैं। बिल्कुल। एक इससे जुड़ा हुआ प्रश्न ये भी है अभय जी कि नालंदा की जो ख्याति थी, श्रेष्ठता थी, और वो जो हमारी विस्मृति है या हमारा कुछ खो जाना है या हमारे अभ्यास में जो था वो एक तरह से उसका जो क्षरण हुआ है, तो भारत की जर्नी की तरह ही नालंदा की जर्नी भी है कि नालंदा का जब ग्रोथ होता है तो भारत का ग्रोथ है। नालंदा का जब पूरे एशिया का, पूरे एशिया का। और उसके बाद नालंदा का की जो ढलान है ये भारत की और पूरब की ढलान है। और ये इसकी बाद अब फिर से तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की जो यात्रा है, तो वो एक ट्रेजेक्टरी कुछ इस तरह से बनती है। अभय जी, एक मुझे लगता है कि चूंकि आप कवि भी हैं, कविताएं आपने काफी लिखी हैं, तो पूरी नालंदा की यात्रा आपकी मैं 3 कविताएं देख रहा हूं और मुझे लगता है कि उसमें नालंदा की यात्रा और नालंदा का आगे क्या होना है ये पूरा एक चीजें मुझे मिलती हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप उन कविताओं का अगर पाठ कर दें हमारे लिए तो हमारे दर्शकों को ये समझ में आ जाएगा। ये आपकी हिंदी वाली किताब भी मैं लेकर आया हूँ, तो अगर ये आप इसका पाठ हमारे लिए कर दें तो। बख्तियार और उसके लोग आज मेरी गलियों में बुज़कसी खेल रहे हैं, भिक्षु जीवित जलाए जा रहे हैं और जो भागने की कोशिश करते हैं उनका सिर काट दिया जाता है। धर्मगंज 9 मंजिला पुस्तकालय आग में जल चुका है। जलती किताबों से धुआं और राख ने दिन को रात में बदल दिया है। आज सूर्य आकाश से गायब हो गया है और यहाँ तक कि मेरी ईंटें भी लहूलुहान है। वह पवित्र मंत्र जो कभी मगध को शुद्ध करते थे अब गिरती हुई मानवता की चीखों में बदल चुके हैं। आज दुनिया की रोशनी फीकी पड़ रही है। समय के कहर का अकेला सामना करने के लिए अस्मिता से वंचित, तिरस्कृत, भुला दी गई, या फिर कई नालंदाओं में अवतरित होने के लिए। और जो अंतिम कविता है वो है नालंदा का उत्थान। लाल माटी के नीचे उपेक्षित, सदियों तक दबा रहा, आज मैं एक फिनिक्स की तरह उभरा हूं 700 वर्षों बाद, अपनी जलती हुई पुस्तकों की राख से। मेरी बाहें आज खुली है सबके स्वागत के लिए। तुम जो भी हो, जहां से भी हो, आओ मेरे प्रबुद्ध आंचल में आकर बैठो, जैसे कभी बुद्ध और महावीर ने ली थी मेरे उपवनों में शरण। मुझे याद है इत्सिंग और स्वान पूर्व से आए संत आध्यात्मिक खोजी।
मैं आज अपनी प्राचीन भूमि में आर्यभट्ट के कदमों की आहट सुनता हूं। तुम भी आओ, आओ मेरे नए परिसर। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। धन्यवाद अभय जी, आप बहुत सुंदर कविता के लिए और इस ज्ञान यात्रा में मुझे साथ लेकर चलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।